मैं पिंटू पुष्कर, फाउंडर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आप सभी का मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट के अंतर्गत 2 दिनों तक चलने वाले आज बेसिक प्रशिक्षण में सभी लोगों का स्वागत है। मैं पटना से हूं, आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से। काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नए हैं, सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लेवल 1 की एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण के ऊपर ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही सरल होगा। मैं हिंदी में बातचीत कर रहा हूं, सभी लोग समझ पा रहे हैं। एक बार मुझे कमेंट से बातचीत कर सकते हैं, यस या नो। और यस। ओके, सबसे बड़ी चीज है मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट के अंतर्गत हम लोगों की संस्था का एक मुहिम है, प्रत्येक घर में एक व्यक्ति को बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण देना। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी बीमारी अचानक से बड़ी बीमारी नहीं होती है, पहले वो छोटी बीमारी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो बीमारी बड़ी होती चली जाती है। निश्चित रूप से हम दवा भी करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर से मिलते भी हैं, इसके बावजूद हमारी जो बीमारी होती है वो लगातार बढ़ते चली जाती है। और कभी कभी ऐसा समय आता है, एक समय कि हम चलने फिरने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। यदि हम शुरुआती दौर की बीमारी को कंप्लीट कर लें, पूरा कर लें, ख़त्म कर दें, तो मुझे वो बढ़ा हुआ बीमारी को कभी भी उस स्टेज तक हम नहीं पहुंचने दे सकते हैं। उसी को कैसे ठीक किया जाए, कभी कभी तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि जो हमें ये साइन आ रहे हैं ये भी एक बीमारी का रूप ले सकता है, और ये लक्षण हमारे बड़े बीमारी की तरफ ले जा रहे हैं। तो अगर आज के ट्रेनिंग में आप लोगों को ये पता चल जाए तो निश्चित रूप से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट करने के बाद खुद को स्वस्थ रखने के लिए बेसिक प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के जो प्रशिक्षण है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपके घर में, परिवार में किसी को भी अगर विद इन 1 ईयर यानी 1 साल पुराना बीमारी हो तो आप अपने इस प्रशिक्षण से उन्हें ठीक कर सकते हैं। 1 साल से ऊपर अगर है उसे भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा चाहिए होता है। नए जो बीमारी होते हैं उन्हें हम सप्ताह 2 हफ्ते में ठीक कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा पुरानी बीमारी होने की वजह से उसे हमें महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक ट्रीटमेंट करना होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। और जो पुरानी बीमारी गंभीर हो जाती हैं उन्हें इलाज करने के लिए किसी थेरेपिस्ट से हमें मिलना भी पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, वो बेसिक ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पाता है। ओके, आज के एक्यूप्रेशर में हम आप लोगों को ये बताने जाएंगे कि एक्यूप्रेशर होता क्या है, इसका इलाज करने का विधि क्या होता है, किस तरह से हम इलाज करते हैं, और कुछ फॉर्मूला बताएंगे। हमने यूट्यूब पे, गूगल पे, बहुत से ऐसे जगह पे हम लोग अपने बीमारी से संबंधित कुछ बिंदुओं को सर्च करते हैं और वहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पर आपकी बीमारी का रोग का पॉइंट होता है। किसी को यहाँ पे, कहीं पे यहाँ पे, किसी को यहाँ पे, मतलब अलग अलग बिंदु बताया जाता है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते हैं कि यह बिंदु क्यों बताया जा रहा है। या कभी कभी एक ही बिंदु पर 4-5 रोगों का इलाज बताया जाता है, हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों यहाँ पर ही बताया जा रहा है। तो आज आपको उस क्यों का जवाब मिलेगा। हम लोग आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे अगर मैं किसी चीज़ के पॉइंट को इंडिकेट करता हूँ तो क्यों यहीं पे करता हूँ, यहाँ पे क्यों नहीं करता हूँ। इस क्यों का जवाब आप लोगों को मिलेगा। प्लस में आज हम लोग ये भी समझेंगे कि एक्यूप्रेशर में जो हम इलाज करते हैं शुरुआती दौर की बीमारी में, वो क्यों जल्दी ठीक हो जाता है। शुरुआती दौर के जो लक्षण होते हैं, जो साइन हमारे शरीर में उभर के आते हैं और उसे हम नहीं समझ पाते थे कि इस तरह का लक्षण हमारे लिए एक बीमारी का रूप लेने जा रहा है, या कुछ दिनों के बाद ये एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेगा। और जैसे ही हमें इस प्रशिक्षण के बाद मालूम चलता है तो हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। और शुरू के दिनों की जो रोग होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, और उस कमज़ोर रोग को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होता है। बस एक साधारण सा ट्रीटमेंट अगर हम लोग कर दें तो भी उसका लाभ हमें मिलता है। ओके, आप सब लोग मुझे समझ पा रहे हैं, सभी लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि अब मैं अपने सिस्टम के ओर चलना चाहूँगा, आगे बढ़ना चाहूँगा। अब क्लास को एक स्टेप आगे ले जाना चाहता हूँ। तो आप लोग एक बार मुझे ग्रीन झंडी दिखा दीजिए। यस, सभी लोग समझ पा रहे हैं, आवाज़ जा रही है सभी लोगों तक, आगे बढ़ें हम।
हाँ जी। चलिए, नोट्स तैयार करिएगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 2 दिन का है, हो सकता है 2 दिन के बाद आपको इसकी ज़रूरत पड़े, कभी या ज़रूरत पड़ेगी, आप लिख के रखे रहेंगे तो उसे निकाल कर देख सकते हैं, ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, उस फार्मूला का फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि 2 दिन के बाद या अभी आपको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े, इस एक्यूप्रेशर की ज़रूरत ना पड़े, कुछ ही दिनों के बाद आपको कभी घर में, परिवार में, रिलेशन में अगर इस तरह की ज़रूरत पड़ जाए और आप अगर भूल गए हों तो उसे रिपीट कैसे करेंगे। जब हम नोट्स बना के रखेंगे तो नोट्स को दोबारा रिमेंबर करके, याद करके, रिवीजन करके हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है। किसी भी तरह की समस्या आती है अगर समझने में, तो एक के जगह पर 4 बार आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक यहाँ से जाना नहीं है। अभी 40 मिनट के बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा, तो फिर इसी आईडी पे आप लोग दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा और इतना जल्दी कर लीजिएगा कि तुरंत हम लोग अपने सिलेबस के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। आपने देखा होगा, अगर पढ़ा होगा तो उन सारे सिलेबस को हमें कंप्लीट करना होगा। ठीक है, आते हैं एक्यूप्रेशर के परिभाषा के ऊपर। इसका डिफिनेशन क्या होता है एक्यूप्रेशर, कितने लोग जानते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में, कुछ लोग सर बताना आपकी चाहेंगे। वीडियो नहीं दिख रही। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरी वीडियो आ रही है सभी लोगों को? आ रही है सर। मैम आप मेरी वीडियो पर क्लिक करिए ना जाके, आपको आ जाएगी। कुछ लोग ज़्यादा हो गए हैं ना, इसकी वजह से हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो। मेरी वीडियो को एक्यूप्रेशर कर दीजिए, 2-3 बार ऐसे क्लिक करिए, मेरा वीडियो आ जाएगा। हो गया? सर देखती हूँ, अभी आपका नाम भी नहीं दिख रहा मेरे पे, तो इस पे 4 अलग लोगों की स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है मेरे पे। हाँ, आप एकदम फर्स्ट में जाइए, सबसे पहले होस्ट में मेरा नाम आएगा, वहाँ पे आप प्रेशर क्लिक करिए और देन आपको मेरा वीडियो आएगा। ठीक है, आपने आपका स्क्रीन को आगे पीछे करते जाइए, मिल जाएगा। जी, ओके ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, अब आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग नोट्स तैयार करिएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा, डिस्टर्ब नहीं करिएगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग अपने सिस्टम को भूल जाते हैं कि हम क्या करने वाले थे। सारे लोग माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज, और अपने वीडियो को भी। कभी भी जरूरत हो तो आप कुछ कमेंट करके बातचीत कर सकते हैं। मैं कमेंट आप लोगों का लगातार देखते जा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगा तो मैं उस कमेंट का आंसर भी दूंगा। अगर किसी कारण से नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं आप लोगों को पूछने का समय दूंगा, आप लोग पूछ सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग, एक्यूप्रेशर क्या है, व्हाट इज एक्यूप्रेशर। बहुत से लोग एक्यूप्रेशर के बारे में जानते होंगे, फिर से भी रिपीट कर देना चाहता हूँ। एक्यू प्लस प्रेशर। एक्यू का मतलब होता है निश्चित, पॉइंटेड, बहुत छोटा बिंदु, और प्रेशर का मतलब होता है दबाव डालना। अगर इसको हम पूरे परिभाषा के रूप में कन्वर्ट करें तो हमारे रोग से संबंधित बिंदुओं पर, निश्चित बिंदुओं पर बिंदु मतलब एक से अधिक बिंदु। हमारे पास अगर कोई भी रोग हो, अगर सिर में दर्द हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, उसके लिए अलग अलग 2, 4, 5 पॉइंट हो सकते हैं। तो एक बिंदु पर नहीं, हमारे रोग से संबंधित अनेक बिंदु हो सकते हैं, और अनेकों बिंदुओं पर दबाव डालकर सही है, लेकिन निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की प्रक्रिया को हम लोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। यानी हमारे रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति है, उसी चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। सिर्फ दबाकर इलाज करना नहीं, निश्चित बिंदु पर दबाकर। निश्चित बिंदु मतलब एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर मुझे यहाँ दबाना है तो मैं यहीं पे दबाऊंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, अन्यथा मैं यहाँ पे दबाऊंगा तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। मुझे लगता है सारे लोगों का क्लियर हो जाएगा। फिर एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, रोग से संबंधित, हमारे रोग हो या किसी दूसरे के रोग हो, रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। क्लियर है सभी लोगों का? मुझे कमेंट बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने म्यूट कर दिया है, अभी नहीं आएगा, क्योंकि आने वाले एक सेशन तक सिर्फ मैं बोलूंगा, आप समझिएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी तो ये करिएगा। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। आप लोग मुझे केवल ये बताइए कि क्या आप लोग एक्यूप्रेशर के परिभाषा को समझ लिए। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं एक बार, रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं।
हमारे रोग से संबंधित या किसी दूसरे के रोग से संबंधित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति होती है उसी को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। रोग एक हो सकता है लेकिन उसका इलाज पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 पॉइंट हो सकते हैं। मैक्सिमम वो मेरे ऊपर है या फिर जो थेरेपिस्ट है उसके ऊपर होता है सर्च करना कि मैं उसे कितना पॉइंट देकर इलाज करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, रोग से संबंधित निश्चित बिंदु, निश्चित ये याद रखिएगा, निश्चित जब तक नहीं, एक्यूरेसी जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हम इलाज नहीं कर पाएंगे। अगर नाक का छिद्र में बोलूं यहाँ करना है तो यहीं पे नाक का छिद्र है, यहाँ पे नहीं होगा। आंख मेरा यहाँ पे है तो यहीं पे, ये एक्यूरेसी है, निश्चित है। अगर हम इधर उधर कहीं भी जाएंगे या फिर किसी के भी अगर मुझे घर जाना हो तो जो उसका डोर होता है मैं उसी के डोर को नॉक करूंगा तो मुझे खुलेगा, नहीं तो मैं पड़ोस के करूंगा तो उनके घर पे कभी भी नहीं जाऊंगा। अगर मुझे आपको कॉल करना होता है तो मैं आप ही के नंबर पे कॉल करूंगा तो आपके पास मेरा कॉल जाएगा, अन्यथा वो दूसरे के पास चला जाएगा। सेम उसी तरह से यदि हम अपने रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर इलाज नहीं करेंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेगा, भले उसका नुकसान कुछ भी नहीं हो। अगर मुझे दाबना यहाँ पे है, दबाना यहाँ पे है, और अगर मैं गलती से यहाँ पे कर दिया तो मुझे भले इसका दबाने से लाभ नहीं मिले लेकिन नुकसान नहीं होगा, ये फिक्स है, ये आप याद रखिएगा, डरिए मत, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ दबाना है तो मैं यहीं पे दबाऊंगा, तब जाके मेरे रोग से संबंधित बीमारियों पे आराम मिलेगा, नहीं तो मुझे आराम नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि सारे लोगों को क्लियर हो चुका होगा। यस, बस केवल समय समय पे आप लोग मुझे यस और नो बताते रहिएगा ताकि मैं आगे बढ़ता चलूँ, ठीक है। अब मैं दूसरा चीज बताने जा रहा हूँ, आप लोग उसे भी नोट तैयार करिएगा। दूसरा चीज क्या है, एक्यूप्रेशर तो मैंने समझ लिया कि दबाव, निश्चित बिंदु पर दबाव डालकर इलाज करने के जो चिकित्सा पद्धति होती है उसे एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलती है, मैं समझ गया, आप लोग भी समझ गए। अब आप समझिए कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा करने का विधि क्या होता है, तरीके क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट पर हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्या तरीका होता है इलाज करने का। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है दबाव डालकर। प्रेशर का मतलब ही होता है दबाव डालना, दबाव डालकर हम लोग इस पे दबाव डालकर इलाज कर सकते हैं। जो भी बिंदु होते हैं, जो भी बिंदु पर दबाव डालकर इलाज करना होता है। दबाव डालने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हम लोग हाथों से दबा सकते हैं, इस तरह से उंगलियों से। एक्यूप्रेशर करने के अलग अलग उपकरण आते हैं जिसे हम लोग जिम्मी बोलते हैं, प्रोम बोलते हैं। कभी कभी मशीन से भी हम लोग एक्यूप्रेशर करते हैं दबा दबा कर। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको शूट करे, जो आपको सुविधा हो उस चीज का इस्तेमाल करेंगे। पहला हो गया दबाव डालकर, और दूसरा जो है वो है ट्विस्ट करके। ट्विस्ट करने का मतलब ये हो गया घुमाना, यूं। ये कहां तब घूमेगा, जहां भी हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, दो हड्डियों के जोड़, वहां पे हम इसको ट्विस्ट कर सकते हैं बाकी जगह नहीं। दो हड्डियों का जो ज्वाइंट होता है, ये दोनों उंगलियों का, ये फर्स्ट ज्वाइंट हो गया, ये ज्वाइंट यहाँ पे हम ट्विस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ट्विस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी ट्विस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है जोड़, तो यहाँ पे एक ज्वाइंट है, यहाँ पे भी हम ट्विस्ट कर सकते हैं। घुटनों का भी ट्विस्ट कर सकते हैं, अपने एंकल को एंकल हील का जो ज्वाइंट होता है, हील ज्वाइंट पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अपने बोन को ये थंब के बोन को कर सकते हैं, दो ज्वाइंट है यहाँ पे, यानी जहां पे भी ज्वाइंट होगा उसको हम ट्विस्ट करके ट्रीटमेंट करते हैं घुमाकर, ठीक है। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो गया सीट्स लगा के, अलग अलग प्रकार के सीट्स होते हैं, उस सीट्स को लगाकर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और चौथा तरीका हो गया, हम उस पर रंग कलर लगा के भी इलाज करते हैं। पांचवा तरीका हो गया, उसमें चुंबक मैग्नेट लगाकर इलाज करते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं, हम सब इस तरीकों पर प्रैक्टिकल भी करेंगे कल। आज पहले हम लोग थ्योरी को समझेंगे, कल हम लोग उस पर प्रैक्टिकल करेंगे, और उसके बाद आप लोग रोज अपने घर में, परिवार में इलाज करिए और स्वस्थ हो जाइए, ठीक है। ये 5 तरीके हैं, और जो 5वां तरीका है, और छठे जो तरीके हैं उसे बोलते हैं एक्यूपंक्चर। हालांकि वो एक्यूपंक्चर है, ये एक्यूप्रेशर है। पंचर में निडिल लगा के किया जाता है, पॉइंट वही होता है एक्यूप्रेशर में जो पॉइंट होते हैं, लेकिन उस पर दबाव डालकर नहीं इलाज करते हैं, उस पर मैग्नेट लगा के इलाज नहीं करते हैं, उस पर रंग लगा के इलाज नहीं करते हैं, उस पर निडिल लगा के इलाज करते हैं। तो निडिल लगा के इलाज करते हैं, उसे एक्यूपंक्चर बोलते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को जानकारी के लिए इससे परिचित करा रहा हूं
कि कभी अगर आपको कोई पूछे तो जानकारी हो कि एक्यूपंक्चर में निडिल लगाकर इलाज किया जाता है। निडिल लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसे एक्यूपंक्चर कहते हैं। ओके, मुझे लगता है कि सारे लोगों का क्लियर होगा, आप सब लोग समझ पा रहे होंगे। मैंने 2 क्लास में अभी कंप्लीट किया है। एक एक्यूप्रेशर क्या है, दूसरा एक्यूप्रेशर कैसे करते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके मुझे लगते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अगर छोटी मोटी समस्या बची भी होगी तो आगे के क्लासेज में जब हम लगातार एक ही चीज़ पे बात करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में भी कुछ कन्फ्यूजन हम लोगों का खत्म होगा। और अभी हम लोगों का एक सेशन यानी 40 मिनट का एक सेशन खत्म होने जा रहा है। मैं 4 बजने में 10 मिनट पहले ही इसको लॉगिन कर चुका था। 40 मिनट का ये ब्रेक, 40 मिनट का क्लास होता है, क्योंकि 40 मिनट के बाद 1-2 मिनट का ब्रेक हो जाता है। आप लोग बहुत जल्दी आइएगा, जाइएगा नहीं। जैसे ही ये क्लास खत्म होगा, अभी 7 मिनट ये क्लास चलेगा, 7 मिनट के बाद आप लोग तुरंत इसको कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि ज़्यादा देर मैं इंतजार नहीं करूंगा। अगर छूट जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इतिहास की बात कर लेते हैं कि क्या एक्यूप्रेशर आज की ये पद्धति है, यह बहुत पहले सैकड़ों साल पुरानी ये चिकित्सा पद्धति है। तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगा। साउंड इज नॉट कमिंग। यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज, कुछ ने लिखा है साउंड, एक लोगों ने लिखा है साउंड इज नॉट कमिंग। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस लिख के जरा सा मुझे भेजिए। यस, आवाज आनी चाहिए, क्योंकि चेहरा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके, थैंक यू, आवाज आ रही है। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आपके पास भी हो सकता है, इसके लिए आप अपने नेटवर्क को थोड़ा सा चेक करते रहिएगा। अभी मैं आप लोगों को एक सिस्टम बताने जा रहा हूं कि क्या एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति आज की चिकित्सा पद्धति है या बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है। मैं 2-3 सवाल करना चाहूंगा आप लोगों से। मेरा ऐसा मानना है, मैंने द वंडर ऑफ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर जो बुक है हमारी आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित हुई है, उसमें मैंने बताया है कि कैसे एक्यूप्रेशर बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है और कैसे ये मानव जाति की शुरुआत से ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज से नहीं, जब से मानव जीवन का शुरुआत हुआ है। ये सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति में से एक है, सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति। कैसे, मैं प्रूफ करूंगा, ये विज्ञान की बात है। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा कि जब भी हमारे जब भी हमारे नए जनरेशन का जन्म होता है, घर में हमारे बच्चे आते हैं, पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उस समय जन्म लेते ही, जैसे ही वो धरती पे जन्म लेते हैं, पहली सांस लेते हैं, तो उस समय कौन सी चिकित्सा पद्धति उसके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है? आप लोग मुझे कमेंट करिए या मुझे बताइए कि मैं आप सभी लोगों की बात सुन रहा हूं, यहाँ पे देख रहा हूं, और आप लोग मुझे बताइए कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब भी बच्चे का जन्म होता है, उस समय सबसे पहले चिकित्सा पद्धति जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी चिकित्सा पद्धति होती है? आप लोग सोच सोच के मुझे बताइए, जल्दी, फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट को बहुत ध्यान से देख रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं। कुछ लोगों ने लिखा है प्रेशर, बैक को रब करते हैं। अर्चना यादव जी ने लिखा है बैक को रब करते हैं। यस, मालिश करके, प्रेशर करके, नेचुरोपैथी मसाज, पीठ पर थपथपाना। बहुत अच्छे, आप सभी लोग सही जगह पे जा रहे हैं, एक्यूरेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग बोलना चाहें तो बताइए। चलिए, आप लोगों ने बता दिया है, बहुत अच्छा बताया है, एकदम सटीक जवाब है आप लोगों का लगभग। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे ये बताना चाहूंगा मैं कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, उस समय हम लोग कोई भी चिकित्सा पद्धति उसके ऊपर नहीं यूज करते हैं। सबसे पहला जो चिकित्सा पद्धति यूज करते हैं वो एक्यूप्रेशर करते हैं। कैसे, मैं बताने जा रहा हूँ। उसे हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, सबसे पहले उल्टा करते हैं। उसके पहले हम लोग पीठ पे उसको ऐसे ऐसे मालिश करते हैं, ऐसे ऐसे प्रेशर देते हैं, थप थप थप। ये क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर, और ये बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। इसके बाद भी मैं अभी आपको और 2-4 उदाहरण देना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि जो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं वही एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति है। भले हम अनजाने में करते थे, आज हम लोग समझ के कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दूसरा उदाहरण ये है
कि जब भी हमारे घर में परिवार में अगर किसी को भी कहीं पे भी शरीर में दर्द होता है तो हम पहले जाकर कोई दवा नहीं ले लेते हैं, कभी जाकर हम इंजेक्शन नहीं ले लेते हैं, कोई ऑपरेशन नहीं करवाते हैं। जो सबसे पहला काम करते हैं वो क्या करते हैं, आप लोग दोबारा मुझे रिप्लाई करिए। अभी हमारे पास 3 मिनट है इस सेशन में और 3 मिनट में इस सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा। आप लोग मुझे बताइए, अगर शरीर में, हाथ में, पाँव में, कमर में, घुटना में कहीं भी दर्द होता है तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, घूम के आते हैं, थक जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? घूमने जाते हैं, कभी कभी किसी को पैरों में पेन होने लगता है, हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? 2-3 चीज करते हैं। प्रेशर देते हैं, दबाते हैं, मसाज करते हैं, वेरी गुड, दबाते हैं। 2 ही चीज बस आ रहा है, या तो दबाते हैं या तो मसाज करते हैं। और निश्चित रूप से ये दोनों चीज जो है हमारे एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का हिस्सा है और निश्चित रूप से ये एक्यूप्रेशर ही है। हम ऐसे दबाते हैं, दबाने का मतलब हमारे पॉइंट पर प्रेशर हुआ और प्रेशर होने से हमारे ब्लड के सर्कुलेशन बैलेंस होते हैं और हमारे शरीर के दर्द में आराम मिलता है। मसाज करते हैं, मसाज करने से भी हमारे पॉइंट्स को सर्कुलेट किया जाता है, ब्लड के सर्कुलेशन को एक्टिव किया जाता है। ब्लड के सर्कुलेशन जैसे ही एक्टिव होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रूप से पहुंचने लगती है और हम बहुत आनंदमय फील करते हैं, हम बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। और यही चिकित्सा पद्धति जो कल तक हम लोग अनजाने में करते आ रहे थे, हमारे बहुत पुरखे लोग करते आ रहे थे, हम भी आज भी करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि हम लोग इसे दबाना जानते हैं और इसी का डेवलप किया हुआ वर्ड, इसी को वैज्ञानिक रूप से बनाया गया वर्ड है एक्यूप्रेशर चिकित्सा। हम लोग इसको एक्यूप्रेशर चिकित्सा बोलते हैं। और तब जब हम लोग केवल अनजाने में करते हैं इस तरह से, तो हमें ये फायदा करता है जब हम इस पर एक रिसर्च करके, जब हम इस पर एक बहुत ही वैज्ञानिक रूप से पॉइंट को खोज कर और जान कर अगर हम ट्रीटमेंट करें कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है, यहाँ दबाएंगे तो हमें ठीक होगा, तो निश्चित रूप से हमारी गंभीर से गंभीर बीमारी भी ठीक हो सकती है। ये सेशन समाप्त होने को है, आप लोग दोबारा हमारे साथ बने रहिएगा। ज्यादा देर करिएगा तो आप मिस्टेक हो जाइएगा, मिस कर जाइएगा इस क्लास को, याद रखिएगा, क्योंकि मैं तुरंत इस क्लास को शुरू करूंगा नॉन स्टॉप, बिना रुके हुए। और अभी मैं अच्छे से अच्छे फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसे जिंदगी भर आप लोग नहीं भूल पाएंगे। और जितना जल्द हो इस क्लास को फिर से ज्वाइन करिएगा। आज हम लोग रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, लगभग 60 प्लस लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये कंटिन्यू होने जा रहा है। इस क्लास को अभी खत्म किया जा रहा है, खत्म हो जा रहा है ऑटोमेटिक, लेकिन इसके बाद हम लोग समझेंगे सामान्यता की थ्योरी। अब बात करेंगे इस सेशन में थ्योरी की। जब हमें थ्योरी की जानकारी होगी तभी जाके हम लोग प्रैक्टिस ऐसे ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घर परिवार में जो भी नए बच्चे का जन्म होता है उस बच्चे को अलग अलग रूप से हम लोग अलग अलग एंगल से मिलाना शुरू करते हैं और ये मिलाते हैं कि इसके चाचा के जैसा इसका आंख है, इसके मामा की जैसे इसका कान है, इसकी मम्मी की जैसा इसका चेहरा है, इसके पिताजी के जैसा इसका आंख है, बाल का कलर, बाल का डिजाइन मेरे दादा की तरह है। इस तरह से हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से करके मिलाने की कोशिश करते हैं और इसका मतलब हो गया कि हम एक दूसरे से समानता करते हैं। इसका और इसमें दो चीजों में क्या डिफरेंस, इक्वलिटी है, बराबर की है, समानता है, एक जैसा है, ये हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। दूसरा उदाहरण भी मैं एक बार देना चाहूंगा। कभी कभी हम लोग बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ के रूम भी हम लोग मिलाते हैं, वहाँ के घर मिलाते हैं, वहाँ के फ्लैट मिलाते हैं, वहाँ के अपार्टमेंट मिलाते हैं कि इसका कलर मेरे घर के कलर के जैसा है, इसका डिजाइन मेरे घर के डिजाइन के जैसा है, इसका सीढ़ी का जो डिजाइन है वो मेरे पड़ोस वाले अंकल के घर के जैसा है, यहाँ का जो रास्ता का डिजाइन है, लंबाई है, लेंथ है, इसकी लंबाई हमारे वाले जो घर है उसके बगल वाले जो रास्ता गुजरता है उस रास्ते से मिलता जुलता है। कहने का मतलब बस एक ही है, मैं आपको दो उदाहरण से बस यही समझाना चाहता हूं कि हम लोग बराबर दो चीजों को एक जैसे मिलाने की कोशिश करते हैं। दोनों चीज कभी एक नहीं होता है, लेकिन एक जैसा हम लोग कोशिश करते हैं मिलाने की। सेम चीज है समानता की थ्योरी। हम लोग अपने शरीर को इलाज करने के लिए हमने नेचर से दिया हुआ ये शरीर को वैज्ञानिक रूप से जब एक जैसा मिलाने की कोशिश किया तो हमें इन दोनों में कुछ समानताएं मिली और उसी समानताएं के आधार पर हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का इलाज करते हैं और वही फार्मूला में आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। समानता क्या होगा? हमारा ये पूरा शरीर और उसके बाद हमारे ये हाथ, हथेली,
कि ये 5 उंगली, ये आगे का पोर्शन और ये पीछे का पोर्शन, और हमारे पैर के 5 उंगलियां और आगे का तलवा और पीछे ऊपर का पैर का ऊपर का भाग, यही चीज को हम लोग अपने शरीर से मिलान करते हैं। और जब मिलान करते हैं तो हम लोग एक चमत्कारिक चीज पाते हैं जो कभी हम लोग नहीं समझ पाते थे। और जिन लोगों ने आज का क्लास मिस कर दिया उन्हें बहुत अफसोस होगा, क्योंकि आज का जो पढ़ाने का तरीका है उस तरीका से मैंने पहले क्लास नहीं लिया था कभी। हमारे शरीर में ये सर होता है, सर, यहां से यहां तक सर, सर का पार्ट गर्दन तक। उसके बाद 2 हाथ होते हैं हमारे, शोल्डर से हाथ तक, शोल्डर से हाथ तक। 2 पैर होते हैं कमर से नीचे तक, और 2 हिस्से होते हैं, एक यहां से गर्दन से लेकर आगे के कमर के भाग तक और पीछे के कमर के भाग तक पीठ होता है। यानी टोटल मिला के 4, 2 हाथ और 2 पैर, एक गर्दन और एक पीछे का भाग और एक आगे का भाग, इतना ही होता है। राइट राइट, यस या नो? आप लोग मुझे बताइए, जब तक यस नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ने वाले हैं हम, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानना जरूरी है। यस या इससे ज्यादा होता है? अगर आप लोगों के पास इससे ज्यादा है तो मुझे बताइए, ये भी जानना जरूरी है। आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है ना? म्यूट किया हुआ है, आवाज नहीं आएगा, बस लिख के बता सकते हैं आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आप लोगों के पास से लगातार मैसेज आ रहा है लेकिन मैं मैसेज देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, आ गया, आ रही है। चलिए, तो यही होता है हमारे शरीर में। ये सर का हिस्सा होता है गर्दन तक, एक पार्ट, दूसरा पार्ट 2 हाथ होते हैं, तीसरा पार्ट हमारे 2 पैर होते हैं, और चौथा पार्ट हमारे आगे का हिस्सा होता है और एक पीछे का हिस्सा होता है, 5वां। यही चीज होते हैं। और उसके बाद में जब इसको मैंने एक बार अपने शरीर के अंगों को निकाल लिया तो देन अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे हाथ जो हैं, ये हमारे हथेली, इसको देखना चाहेंगे हम लोग। इसमें हमारे 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है, और एक आगे का ये पार्ट हो गया और एक पीछे का ये पार्ट हो गया। यानी 4 उंगली और 2 ये 6 और एक 7 पार्ट हमारे हाथ के भी हुए और पूरे शरीर के भी 7 पार्ट हो गए। और इस हिसाब से हमारा शरीर हमारा पूरे हथेली से मिलता जुलता है। राइट। अब एक बार और हम लोग दूसरे तरीका से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे गर्दन में 2 पार्ट होते हैं, ज्वाइंट, एक यहां से यहां तक और एक गर्दन से यहां तक, सर्वाइकल का पार्ट होता है। 2 पार्ट होते हैं, 2 जोड़ होते हैं हमारे गर्दन के। और हमारे अंगूठे में भी 2 जोड़ होते हैं। देख लीजिए, आप लोग अपने अंगूठे को देखना शुरू कीजिए ध्यान से। आपके अंगूठे में 2 जोड़ है और इस 2 जोड़ को देखते हैं, 1 जोड़ और ये 2 जोड़। और इस आधार से हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो गर्दन का पार्ट है ये हमारे अंगूठे के पार्ट से मिलता जुलता है। जिस तरह से अंगूठे में 2 जोड़ है उसी तरह से हमारे गर्दन में भी 2 जोड़ है। और तब आप लोगों को आश्चर्य होगा जब ये जानेंगे कि हमारे हाथों में 3 ज्वाइंट होते हैं, एक कलाई का ज्वाइंट, एक केहनी का ज्वाइंट और थर्ड कंधे का ज्वाइंट। जब कंधे का ज्वाइंट हम लोगों का 3 ज्वाइंट होता है, और सेकंड जब हम लोग कोशिश करेंगे, ये जो उंगलियां होते हैं इसमें भी 3 ज्वाइंट होते हैं, 1 2 3, 1 2 3। और हमारे पैर में भी 3 ज्वाइंट होते हैं, यानी 2 हाथ और 2 पैर मिलाकर 4 होते हैं और चारों में 3-3 ज्वाइंट होते हैं। और हमारे उंगलियां भी देखिए 4 है और चारों उंगलियों में भी 3-3 ज्वाइंट है। यानी कि हमारे हाथ और पैर दोनों चारों उंगलियों के बराबर हैं। वह अकॉर्डिंग टू ज्वाइंट, जोड़ों के हिसाब से 4 उंगली और 2 हाथ 2 पैर मिलाकर 4 उंगलियों के बराबर हो गए। यस या नो? आप लोग पांचों धड़ के बारे में समझ चुके हैं। ये हमारा गर्दन हमारे अंगूठे के बराबर आ जा रहा है क्योंकि इसमें भी 2 ज्वाइंट है, हमारे गर्दन में भी 2 ज्वाइंट है। हमारे पास 2 हाथ है और 2 पैर है, चारों में 3-3 ज्वाइंट है।
हमारे पास 4 उंगलियां भी हैं और चारों में 3-3 ज्वाइंट है। क्लियर है? आप लोग समझ पा रहे हैं? यस, बताते भी रहिए मुझे यस लिखकर या नो लिखकर, ताकि मैं आगे चलूं। अब बताइए कि एक चीज और बचा है, ये आगे का पार्ट है और एक पीछे का पार्ट है, तो हमारे पास इसके लिए आगे का पार्ट भी बचा हुआ है और ये पीछे का पार्ट भी बना हुआ है। राइट? यस, राइट। तो ये चीज हुआ हमारे शरीर के साथ सामान्यता और हमारे हथेली के साथ सामान्यता। ये शरीर और हथेली एक दूसरे के सामान्यता हैं। इसी वजह से हम लोग अपने शरीर में होने वाले सारे बीमारियों का इलाज अपने हथेली से करते हैं। ये मैंने एक बड़ा प्लॉटिंग करके आपको समझाया है। जैसे हम लोग बड़ा घर के लिए जमीन खरीद लेते हैं और जमीन की बाउंड्री चारों तरफ से कर लेते हैं, तो ये आपकी बाउंड्री हो गई। अभी इसके अंदर में बहुत अच्छे अच्छे रूम्स होते हैं, गैलरी होते हैं, किचन होते हैं, बाथरूम होते हैं, गेस्ट रूम होते हैं, पूजा घर होता है, अलग अलग तरीके के रूम हम लोग बनाते हैं। तो उसी तरीका से अपने घर में यानी हमारे शरीर में बहुत प्रकार के अभी पार्ट्स बचे हुए हैं, उसे अभी हमारे इन 5 उंगलियों में और अपने हथेलियों में प्लॉटिंग करना है। और उसे प्लॉटिंग करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि ये 4 उंगलियां तो हाथ और पैर के लिए है, ये मुझे मालूम चल गया, लेकिन इसमें से 2 हाथ और 2 पैर के लिए है। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा उंगली हाथ के लिए है और कौन सा उंगली पैर के लिए है? राइट? ये कंफ्यूजन दूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोग मुझे बताइए। यस करना चाहिए तो यस, नहीं करना चाहिए तो नो। करना चाहिए तो मैं कर देता हूं। देखिए बहुत ही इजी है। जब भी हम लोग प्रैक्टिकल बात करेंगे और प्रकृति के साथ रह के बात करेंगे तो हमारी समस्या बहुत छोटी नजर आती है और उसका समाधान भी बहुत जल्दी हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा 2 हाथ है वो इस तरह से ऐसे लटकता है, खड़े होकर देखिए आप, और जो 2 पैर है वो जमीन पर टिका हुआ है। राइट? 2 पैर जमीन पर टिका हुआ है, 2 हाथ ऊपर लटकता है, इस तरह से फ्लाई करता है, इस तरह से हवा में तैरता है। सबके साथ ऐसा ही होगा, जो आप लोग कर रहे हैं देखेंगे। अब हमारा ये 4 उंगली में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। जब मैं इसे अपने चारों उंगलियों को ऐसे करने जाऊंगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगी एक रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को सटाने में, लेकिन बहुत आसान तरीके से देखिए चिपक गया है जाकर, और 2 उंगली मेरी इस तरह से लटक रही है और ये हिल रही है, और 2 पैर, मेरा पैर नीचे सटा हुआ है और 2 हाथ मेरा ऊपर, सॉरी मेरा पैर नीचे नहीं सटा हुआ है, मेरा पैर के उंगली, जो 2 उंगली है ये मेरा इसमें सटा हुआ है, और 2 हाथ कि जैसा ये 2 उंगली है जो इस तरह से हिल रहा है आगे पीछे। मुझे न कहने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग समझ पाए होंगे कि जो बीच का 2 उंगली है ये उंगली पैर के लिए होते हैं और बाकी 2 उंगली है ये दोनों हाथ के लिए होते हैं। राइट? आप लोग समझ पाए हैं इस बात को या नहीं समझ पाए हैं? 2 जो उंगली है ये वाली और ये वाली साइड की जो 2 उंगली है ये हाथ के लिए होती हैं, और जो बीच के 2 उंगली होते हैं ये पैर के लिए होते हैं। राइट? यस, कंप्लीट? कोई कंफ्यूजन? ओके, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। हमने ये भी तय कर लिया कि ये चारों उंगली हाथ और पैर के लिए होते हैं, 2 उंगली पैर के लिए होते हैं, 2 उंगली हाथ के लिए होते हैं। एक कंफ्यूजन अभी भी बाकी है, इसमें से लेफ्ट कौन होगा और राइट कौन होगा? इस 2 पैर में से लेफ्ट कौन होगा और राइट कौन होगा? राइट? इस कंफ्यूजन को भी दूर किया जाए? यस या नो? कौन सी लेफ्ट है कौन सी राइट है, कंफ्यूजन दूर किया जाए? यस, तो कर लिया जाए। वेरी सिंपल। देखिए हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम किसी से भी हाथ से इलाज कर सकते हैं। मेरी मर्जी में राइट से करूं, मेरी मर्जी में लेफ्ट से करूं, मेरी मर्जी में पैर से करूं, किसी से भी मैं इलाज कर सकता हूं। मैं अपने लिए स्वतंत्र हूं, लेकिन मैं ध्यान दूंगा कि मैं मरीज के सुविधा के अनुसार इलाज करूं। कोई मरीज का अगर हाथ राइट ज्यादा यूज होता है तो मैं लेफ्ट से भी कर सकता हूं, किसी को मैं राइट से भी इलाज कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी से भी इलाज करूंगा। हमें कंफ्यूजन नहीं होना है, सब सिस्टम एक जैसा होता है, सब बराबर होता है। लेकिन अब याद यह रखना है कि ये 2 उंगली जो हमारे बीच वाली उंगली है ये दोनों पैर के लिए है,
और जो बड़ी वाली उंगली है और एक छोटी वाली उंगली है, दोनों हाथों में एक बड़ी उंगली होगी, एक छोटी उंगली होगी। तो जो बड़ी वाली उंगली होगी, बड़ी वाली उंगली जो होगी, जो बड़ी वाली उंगली होगी, वो उंगली उस तरफ के पैर के लिए होगी। वेरी सिंपल। मैं जिस भी उंगली को उठाऊंगा और जो बड़ी वाली उंगली होगी, वो उंगली उस तरफ के पैर के लिए होगी, जिस तरफ की उंगली है। और जो छोटी वाली उंगली है वो अपोजिट साइड की उंगली के लिए। राइट? क्लियर है डाउट? फिर से बता देता हूं, हाथ कोई भी हो, नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस। कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, एकदम शांति से समझने की कोशिश करना है। मैं 5 बार बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा, टेंशन ही नहीं लेना। जब तक आप आगे नहीं कहेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है? आप समझने की कोशिश करिए कि बहुत सिंपल है। ये 2 उंगली हमारे पैर के लिए है और इसमें से जो बड़ी उंगली है वो उंगली उस तरफ के पैर के लिए हो गया, जिस तरफ का उंगली है। अगर ये राइट साइड का बीच वाला उंगली है तो राइट साइड के पैर के लिए, लेफ्ट साइड के बीच वाला उंगली है तो लेफ्ट साइड के लिए, और जो बीच वाला उंगली है, सॉरी, जो छोटा वाला उंगली है वो अपोजिट साइड के लिए, हमेशा अपोजिट साइड के लिए, हमेशा अपोजिट साइड के लिए। जो बड़ी वाली उंगली होगी, बीच वाली उंगली, वो हमेशा उस तरफ के लिए होगा जिस तरफ का वो उंगली है। ये बीच वाला उंगली पैर का होगा, जिस तरफ का उंगली होगा उस तरफ के पैर के लिए काम आएगा। और जो छोटी वाली उंगली, हमेशा छोटी वाली उंगली अपोजिट साइड के लिए होता है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। यस या नो? ओके, देन हाथ के लिए आते हैं। ये 2 उंगली हमारे हाथ के लिए हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। सेम प्रोसेस, सेम सिस्टम, सेम थ्योरी। क्या? ये बड़ी वाली उंगली हमारे जिधर की उंगली है उधर के हाथ के लिए, जो छोटी वाली उंगली है वो हमेशा अपोजिट साइड के लिए। जो बड़ी वाली उंगली है, जिधर की बड़ी उंगली है, जिधर की भी इंडेक्स फिंगर होगी उस तरफ के हाथ के लिए काम करेगी, और जो छोटी वाली उंगली है वो हमेशा अपोजिट साइड के लिए काम करेगी। क्लियर है? यस या नो? राइट फॉर राइट, लेफ्ट फॉर लेफ्ट, नो, नो लेफ्ट, नो राइट, नो लेफ्ट, नो राइट। लेफ्ट राइट का झंझट खत्म। दिस इज कंफ्यूजन। ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। हमें क्या करना है, जिधर की बड़ी उंगली है, जिधर की बड़ी हो, लेफ्ट की हो या राइट की हो, नो प्रॉब्लम, जिधर की बड़ी उंगली होगी उस तरफ की पैर के लिए, जिधर की छोटी वाली उंगली होगी अपोजिट साइड के लिए। ये बड़ी वाली उंगली है, जिस तरफ की उंगली होगी उस तरफ के हाथ के लिए हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है? बड़ी वाली उंगली और छोटी वाली उंगली पर हम लोग ध्यान देंगे। आंख बंद करेंगे, ये बड़ी वाली उंगली है, इस तरफ के हाथ के लिए। आंख बंद करेंगे, ये बड़ी वाली उंगली है, ये पैर के लिए है, इस तरफ के पैर के लिए। एकदम आसान तरीका से। इसे आप थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस करिएगा, नोट्स बना लीजिए, याद करिएगा। 2-4 बार पढ़ेंगे, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा, जिंदगी भर कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है? आप सब लोग समझ पा रहे हैं? सर हाथ को फ्रंट या बैक से कैसे देखेंगे? मैं बताता हूँ, डोंट माइंड, आप टेंशन मत लीजिए। पहले ये बताइए कि मैंने बताया कि हमारा 5 अंग जो होते हैं, 2 हाथ और 2 पैर और ये एक सिर, ये हमारे उंगलियों में आ गए। ये हाथ, ये गर्दन के लिए, सिर के लिए हो गया, ये दोनों हाथ के लिए हो गया, ये दोनों पैर के लिए हो गया। बीच वाला उंगली हमेशा बड़ा उंगली होता है जो पैर के लिए होता है, जिस तरफ का उंगली है उस तरफ के पैर के लिए हो जाएगा। जो छोटी वाली उंगली होती है हमेशा अपोजिट साइड के लिए चली जाती है, और ये इंडेक्स फिंगर बड़ा उंगली होता है, ये भी हाथ के लिए होता है, जिस तरफ का उंगली होगा उस तरफ का हाथ होगा। क्लियर है? ये 5 चीज आप लोगों को क्लियर हो गया तो मैं आप लोगों को आगे समझाने की कोशिश करूंगा। सर हाथ को फ्रंट या बैक से कैसे देखेंगे? डोंट माइंड, बताता हूँ, आप आगे मत चले जाइए। आप अभी वो बताइए, समझिए जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जो मैंने बताया उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। आप हमेशा एक स्टेप आगे चलेंगे तो गिर जाएंगे। ठीक है? कभी भी एक स्टेप आगे की मत सोचिए। आज की सोचिए, कल के बारे में मत सोचिए। अब इतना जब हम लोगों ने समझ लिया है तो पहले थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा छोटा और पार्ट कर लेते हैं। हमारा जो ये हथकलाई है, ये फर्स्ट ज्वाइंट है, ये केहनी है, ये सेकेंड ज्वाइंट है, ये थर्ड है, ये कंधे का ज्वाइंट है। ये 3 ज्वाइंट है। हम लोग प्रैक्टिकल में भी समझने की कोशिश करेंगे। जब प्रैक्टिकल होगा तो हम लोग और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में मैं आप लोगों को होमवर्क भी देता हूँ करने के लिए। आप लोग करके आइएगा भी। ठीक है? तो मैं चेक करूँगा कि आप लोग समझ पाए भी हैं या नहीं समझ पाए हैं। अभी 3 ज्वाइंट पर हम लोग सोचने की काम करेंगे, समझने की काम करेंगे, अपनी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जब ये पहला ज्वाइंट कलाई है, फर्स्ट ज्वाइंट है, तो यहाँ का जो फर्स्ट ज्वाइंट है
अगर किसी को कलाई में दर्द हो रही है तो हम क्या करेंगे? इलाज, हम यहाँ पे इलाज करेंगे। ये वाली बड़ी उंगली जो है, ये वाला जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पर ट्रीटमेंट करेंगे। जिस तरफ के कलाई में दर्द हो रहा है उस तरफ के इंडेक्स फिंगर का पहला ज्वाइंट पर ट्रीटमेंट दूंगा। ट्रीटमेंट क्या देना है? इसे दबाना है, किसी चीज से दबा सकते हैं। दबाने के लिए मैं इस सेशन के बाद में आप लोगों को शेयर करूंगा कि किस किस इक्विपमेंट से आप दबा सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग दबाएंगे, उसके बाद में हम इसको ट्विस्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ट्विस्ट, थर्ड पॉइंट इस पर कोई स्ट्रिप लगा सकते हैं, चौथा पॉइंट हम इस पर मैग्नेट लगा सकते हैं, पांचवा कलर लगा सकते हैं, छठा नीडल नहीं लगाना है। ठीक है, ये बाद में हम लोग समझेंगे कभी, अभी नीडल की बात नहीं करेंगे हम लोग। किसी को सपोज कीजिए कि घुटना में दर्द हो रहा है, तो घुटना जो हो गया वो सेकेंड ज्वाइंट हो गया, और सेकेंड ज्वाइंट हमारे घुटने के लिए, यानी कि ये फर्स्ट ज्वाइंट और ये सेकेंड ज्वाइंट, तो इस सेकेंड ज्वाइंट पर मैं ट्रीटमेंट करूंगा। ट्रीटमेंट करने का सेम प्रोसेस, पहले तो मैं इसे दबाऊंगा, उसके बाद में इसे ट्विस्ट करूंगा, इसके ऊपर दाना लगा सकता हूँ, इसके ऊपर कलर लगा सकता हूँ, इसके ऊपर मैग्नेट लगा सकता हूँ। ये अलग अलग प्रोसेस है, जो मुझे अच्छा लगेगा या जो मेरे पास उपलब्ध होगा उसके हिसाब से मैं ट्रीटमेंट करूंगा। क्लियर है? यस या नो? मुझे बताइए, हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। क्लियर है? मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहता हूं, स्क्रीन शेयर कहां से होगा? मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। मैं अब इसकी आगे की क्लास फॉरवर्ड करने जा रहा हूं। आप लोगों के पास जा रही है मेरी स्क्रीन? यस? चलिए, ये स्क्रीन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। उम्मीद होगा आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों की आवाज नहीं सुन पाऊंगा। और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक पीपीटी फाइल है, जिन लोगों को भी ये पीपीटी फाइल चाहिए, आप लोग चाहे तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना पूरा डिटेल देना होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उन लोगों को ऑटोमेटिक बिना कुछ कहे मिल जाएगा। जिन्हें नहीं मिला और चाहिए तो आप मेरे नंबर पे, दिए हुए नंबर पे संपर्क करेंगे, ताकि आप लोगों को इस पीपीटी फाइल का फायदा हो सके। ये देखिए, हमारे अंगूठे पे कैसे आंख को, नाक को, कान को, मुंह को दर्शाया गया है, ये प्लॉटिंग किया गया है छोटा छोटा। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारे आंख हैं और ये जो हमारे नाक है, नाक बिल्कुल जब हम अपने अंगूठे को देखेंगे तो जैसे नाक सबसे उठा हुआ पार्ट होता है, हमारे अंगूठे में भी एक बीच में पार्ट होता है जो सबसे उठा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, और ये पूरा देखिए कंप्लीट, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे चेहरे होते हैं उस तरीके से दिया हुआ है। ये गर्दन का पार्ट दिया हुआ, आगे का गले के साइड का पार्ट है।
इस गले के पार्ट को जैसे ही हम लोग देखते हैं, हमारे गले में किसी भी तरह की समस्या आती है, खराश आती है, तो उसके लिए सेकेंड जॉइंट पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ की गले में खराश आ गया, गले में खांसी जैसा होने लगा, कफ अटक रहा है, या फिर कभी कभी स्वेलिंग होने लगता है गले में, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो हम यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करना है, बहुत सा तरीका बताया भी गया है, बाद में भी हम आपको बताएंगे। पहले इस थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं। इस पेज के बाद में मैं नेक्स्ट पेज करने जा रहा हूँ, आप लोगों के सामने हो जाए। चलिए, ये गर्दन के नीचे का पार्ट है। दो लकीर जो खींचा हुआ है हमारे हथेली पे, उठा हुआ हाथों के भाग पे, ये दो लकीर खींचने का सबसे बड़ा प्रोसेस ये है कि हमारे ये जो पीले कलर का जो राउंड फिगर आया है, ये हमारे दो लंग्स के लिए दिया गया है। सांस लेने के लिए लंग्स काम करता है। लंग्स में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो उसके लिए हम लोग इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। कहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे, तो हमारे अंगूठे के नीचे का पार्ट जो होता है, जो ये गड्ढा उठा हुआ पार्ट होता है, इसी पार्ट पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट दबा के कर सकते हैं, दाना लगा के कर सकते हैं, मैग्नेट लगा के कर सकते हैं, कलर लगा के कर सकते हैं। ये जो सर्किल दिया गया है पीला कलर का, ये हमारे लंग्स को सेट किया गया, यहाँ पे पार्टीशन किया गया है सामान्यता के थ्योरी पर। ओरिजिनल लंग्स हमारा इस तरह से होता है, गले से नीचे उतरते हुए। दो फेफड़े का फोटो दिया गया है, और फेफड़े के बाद ये देखिए इसका पिक्चर होता है इस तरह से, लेकिन ज़्यादा डीपली हम लोग नहीं काम करेंगे। अब इसके बाद में हम लोग समझते हैं, हमारे लंग्स के साथ ही सटे हुए राइट साइड में हार्ट होता है। जो ये रेड कलर का हार्ट का पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे हार्ट स्थापित होते हैं, और हार्ट से संबंधित किसी भी तरह की कोई बीमारी होती है तो हम लोग इस जगह को ट्रीटमेंट करने के काम करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हार्ट और लंग्स का एक साथ का पिक्चर है। हम लोगों का जो ये सेशन है 8:50, 8 मिनट और 50 सेकेंड के बाद दोबारा ये खत्म हो जाएगा, 40 मिनट का सेशन। तीसरा सेशन फिर हम लोग लगातार नॉन स्टॉप करने जा रहे हैं, और इसमें आप लोगों को देख ही रहे हैं कि जो क्लास चल रहा है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। समय मत गवाइएगा, जितना जल्दी हो सके आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही स्क्रीन शेयर करूं तो मुझे फिर दिखाई नहीं देता है कि कितने लोग आ रहे हैं। स्क्रीन शेयर करने के बाद तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, ज्वाइन हो सकते हैं ना हो पाए, तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पिक्चर को मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। ये पैर आ गया है। अब ये देखिए ये स्टोमक हो गया। हम लोगों ने अभी लंग्स और अभी हम लोगों ने हार्ट को कंप्लीट किया है। जैसे ही हम लोग हार्ट और लंग्स को कंप्लीट करते हैं, ये जो पिक्चर है हमारा स्टोमक का पिक्चर दिया हुआ है। ये हमारे स्टोमक को रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। योर कनेक्शन इज अनस्टेबल। ये ओरिजिनल स्टोमक का हमारा पिक्चर होता है, और ये जो स्टोमक के बगल में एक हल्का सा ऑरेंज कलर का जो चित्र बनाया हुआ है, वो स्प्लीन के लिए होता है। स्प्लीन हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने के लिए, बैलेंस करने के लिए होता है। रोग से संबंधित किसी भी तरह के रोग प्रतिरोधक क्षमता में प्रॉब्लम आता है, उसके लिए हम लोग स्प्लीन पर ट्रीटमेंट करते हैं। और स्प्लीन पर ट्रीटमेंट करने के लिए यही वाला पिक्चर हम लोग याद करके लिखेंगे। उसके बाद में ये जो एक ब्लू कलर का ट्रिंगल दिया हुआ है, त्रिकोण दिया हुआ है, ये हमारे लीवर का पार्ट होता है। लीवर से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो लीवर पे हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। और लीवर का चित्र देख लीजिए, आप लोगों के सामने है, इस तरह से होता है। बीच में जो है पीला कलर का है वह है स्टमक, उसके बाद में जो है वह है स्प्लीन, और स्प्लीन के बाद में ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट है लीवर, और लीवर के बाद में ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिया हुआ है ये पार्ट है गोल ब्लैडर, यानी कि पित्त की थैली। अब ये पेनक्रियाज ग्रीन कलर का है। जिन लोगों को भी शुगर से संबंधित बीमारी होती है,
शुगर से जो भी परेशानी आती है, शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जहाँ पर ग्रीन एक पत्ते की तरह एक चित्र दिया हुआ है। ये हमारे पैनक्रियाज को संबंधित ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे एक कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट सामान्यता की थ्योरी के हिसाब से, रिफ्लेक्सोलॉजी के हिसाब से पॉइंट दिया हुआ है। और ओरिजिनल जो पैनक्रियाज का पिक्चर होता है वो आपके सामने है। ये देखिए, स्टमक के थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा स्टमक चला जाता है, इसके ऊपर रहता है पैनक्रियाज। और ये ओरिजिनल पिक्चर आपको देखिए, स्टमक जो है थोड़ा सा नीचे साइड से है, उसके से नीचे चिपका हुआ होता है। और अभी हमारे साथ राजीव जी आ गए, पता नहीं, ठीक है। तो ये पैनक्रियाज सभी लोग जानते हैं शुगर को संबंधित इलाज करता है। और एक लास्ट हमारा ये बचा हुआ है लार्ज इंस्टाइन, बड़ी आंत। सब समस्या क्या है कि पेट साफ नहीं होना आज के डेट में बहुत सबसे बड़ा समस्या आ रहा है। क्रॉसपॉन्डेंस पर ट्रीटमेंट करेंगे। हमारे शरीर में चाहे कितना भी पुराना कब्ज का इलाज क्यों ना हो, रोग क्यों ना हो, उसका इलाज हम लोग यहाँ से करेंगे। बहुत से लोगों को पाइल्स की शिकायत होती है, हम लोग प्रैक्टिकल में इन सब चीजों पर ट्रीटमेंट करने के लिए आप लोगों को गाइड करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करना है, क्या तरीका होता है इसका, इस पे हम लोग बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन पहले हम लोग थ्योरी को समझ लेते हैं। इस सेशन के बाद हम लोग लगातार बने रहेंगे। 4 मिनट का समय बचा हुआ है इस सेशन में। इसके बाद में फिर 40 मिनट का एक सेशन हम लोग कवर करेंगे, और उसमें इससे भी अच्छे अच्छे चीज़ों पे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। क्लास मत मिस करिएगा, आप लोग समय से आइएगा ताकि आपसे कुछ छूटे नहीं। ये जो आपको वार्ड की तरह एक चित्र बना हुआ है, ये हमारे लार्ज इंस्टाइन से संबंधित बीमारी के लिए होता है। किसी को पाइल्स की बीमारी हो, किसी को लार्ज इंस्टाइन से कब्जियत की समस्या आ रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ रही है, कितना भी दवा खा रहे हैं पेट साफ नहीं हो रहा है ठीक से, तो उसके लिए मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। और उसका ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल तैयार होगा, यहीं पर ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल तैयार होगा। ये देखिए, हमारा लार्ज इंस्टाइन का ओरिजिनल फोटो इस रूप में होता है, और इससे भी ओरिजिनल फोटो ये देखिए। इस तरह से हमारे पूरे हथेली में किस तरह से हमने अपने पूरे पाचन तंत्र को एक साथ अटैच कर दिया है, और कैसे हम एक साथ अपने पूरे पाचन तंत्र को ठीक करने के काम कर सकते हैं, इस पिक्चर के जरिए आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए, ये लार्ज इंस्टाइन के नीचे जो पूंछ होती है, आंत की पूंछ होती है, जिसे हम लोग अपने भाषा में यहाँ पे उसी से सटा हुआ लार्ज इंस्टाइन के बगल से नीचे से एक रास्ता गया हुआ है, जहाँ से स्मॉल इंस्टाइन की शुरुआत होती है। और इस स्मॉल इंस्टाइन से जुड़े हुए जितने भी परेशानी होती है, उसके लिए हम लोग ये रेड जैसा ये जो आंत दिख रही है, छोटी आंत है, इस पर ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास अभी 3 मिनट 22 सेकेंड बचे हुए हैं इस सेशन के लिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये जो हम लोग बोलते हैं आरवी शर्मा, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर जा रहे हैं, बार बार लेफ्ट हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। ठीक है, हाँ, ये देखिए हमारे पूरे बॉडी को एक साथ दिखाया गया है, पूरे पाचन तंत्र, 2 हाथ और 2 पैर। और इस सेशन के बाद हम लोग समझेंगे कि आखिर हम लोगों की जो पूरे शरीर की बीमारी होती है उसे कैसे ठीक करेंगे, किस किस पॉइंट पर ट्रीटमेंट करके ठीक करेंगे। हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग पूरे स्पाइनल कोड पे बातचीत करने जा रहे हैं। चाहे किसी भी तरह का दर्द हमें क्यों ना हो, उस दर्द को ठीक करने के लिए हम लोग पूरे रीढ़ की हड्डी को जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो होता है हमारे पूरे शरीर का एक बेस होता है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम अपना ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर पाएंगे। ये रीढ़ की हड्डी के लिए जो हमारे पॉइंट दिए गए हैं पीछे की तरफ से, ये रीढ़ की हड्डी के 2 भाग में बटा हुआ है। और इसके बाद हम लोग मैक्सिमम आधा से ज़्यादा बीमारी का इलाज हम लोग इसी रीढ़ की हड्डी पर ट्रीटमेंट करके कर पाते हैं, जिसमें पैर से संबंधित किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, हाथ से संबंधित किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, गर्दन झुकाने में किसी को प्रॉब्लम हो, साइनस की समस्या हो, आंखों की समस्या हो, बाल झड़ने की समस्या हो, पेट साफ नहीं हो रहा हो, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही हो, किसी को देखने की समस्या आ रही हो, किसी के पैर में झुनापन आ रहा हो, किसी के पैर में झिनझिनी आ रहा हो, इन तमाम बीमारियों का इलाज हम लोग पूरे स्पाइनल कोड को बैलेंस करके कर सकते हैं। और इस बैलेंस करने के तरीका को आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। इस सेशन के बाद आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देर मत करिएगा, क्योंकि अगर आप देर कर दिए तो फिर क्या हो जाएगा,
ये सेशन आप लोगों के हाथ से छूट जाएगा, इसलिए कृपया आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। मैं इस स्क्रीन को अभी यहीं पे स्टॉप करने जा रहा हूं और मैं आप लोगों से एक बार समझना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या है जो पूछना चाहते हैं, तो इस सेशन के बाद मैं 10 मिनट के लिए फ्री करूंगा। आप लोगों की कोई समस्या रह गई हो तो आप लोग उसे पूछ सकते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। उसके बाद में हम लोग रीढ़ की हड्डी पे काम करने के लिए शुरू करेंगे और अभी भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोगों की माइक मैंने छूट कर दिया है और कभी भी ये सेशन खत्म हो सकता है क्योंकि ये सेशन समाप्ति के ऊपर है। इस सेशन के बाद तुरंत हम लोग नए सेशन में आएंगे, 40 मिनट का एक फिर सेशन चलेगा और उस पर हम लोग अपने पूरे स्पाइनल कोर्ड की समस्याओं के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग एक एक करके अगर किसी की भी कोई समस्या हो जो नहीं समझ में आया हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो पहले इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। हम लोगों ने जितने भी अपने फोटो देखे हैं, फोटो सेशन की बात किए हैं या फिर उसको पीडीएफ मेकर से पीडीएफ की जो आप लोगों के पास तस्वीर आ रही थी, या हम लोग जो सामान्यता की थ्योरी के आधार पर अपने पूरे हथेली को पूरे शरीर के बराबर किस तरह से किया गया है, हाथ, आंख, नाक, चलिए जिस तरह से मैं यहाँ पे दबाऊंगा और दबाने के बाद अगर मेरे हाथों में पेन हो रहा है, उस पॉइंट पे दर्द हो रहा है, यही पेनफुल पॉइंट मेरे शरीर से रोगों की पॉइंट होते हैं, उससे जुड़े हुए पॉइंट होते हैं, जो भी पार्ट होते हैं उससे जुड़ा हुआ पार्ट होता है। अगर मेरे लंग्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं, लंग्स के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट करता हूँ, लंग्स का ये पार्ट होता है। यहाँ पे प्रेशर कर रहा हूँ, मुझे पेन नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर कर रहा हूँ, मेरा पेन हो रहा है, तो ये पेनफुल पॉइंट ही मेरा एक्चुअली पॉइंट है, एक्यूरेट पॉइंट है और मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर दूंगा। कभी कभी ये पॉइंट इतना पेनफुल होता है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, असहनीय दर्द होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं इस असहनीय दर्द को इतना ज़्यादा प्रेशर दूं कि वो आदमी बेहोश हो जाए। मुझे इतना दर्द नहीं देना है किसी को। जो पेशेंट जितना दर्द सह सकता है उसके सहने के आधार पर ही मैं उसे ट्रीटमेंट दूंगा। जितना बर्दाश्त कर सकता है उतना ही मैं उसे दबाव डालूंगा, इससे ज़्यादा मैं उसे दबाव नहीं डालूंगा। तो मैं बार बार उससे पूछ सकता हूँ या उसके चेहरे के इंप्रेशन के पता चल जाता है कि अब वो बर्दाश्त कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है और मैं उसी हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करूंगा। यह ट्रीटमेंट करने का तरीका होता है। दूसरी चीज़ है, 2-4 चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। कभी भी टूटे हुए जगह पर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। जिनका भी अगर हाथ पैर टूटा हुआ हो उस जगह पर कभी भी आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर मैं कभी भी ट्रीटमेंट करता हूं और ट्रीटमेंट करते समय उनका कलर चेंज हो जाए, लाल हो जाए, ब्लैक हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो उस जगह पे मैं ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। पहले धीरे धीरे ट्रीटमेंट करूंगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर मुझे नहीं देना है। या कभी भी मैं अगर वहाँ पर पट्टी लगाता हूँ, पट्टी लगाने के लिए प्रैक्टिकल में करवाऊंगा, तो उस तरह से अगर मैं पट्टी लगाता हूँ तो अगर उसके कलर चेंज हो जाते हैं लगाते ही, तो वो पॉइंट में वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। दूसरी चीज़ है कि इन हड्डियों पे कभी भी मैं जिम्मी या फिर करेला, जो इक्विपमेंट होते हैं लकड़ी का, वुड का बना हुआ, मेटल का बना हुआ, उसका इस्तेमाल मैं अपने कुछ मैसेज आ रहे हैं, मैं उसे पढ़ूंगा थोड़ा देर में, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं ये बता रहा था कि इस तरह से ये बोन वाले संबंधित जितने भी पार्ट होते हैं, मैं बोन पे कभी भी लकड़ी का इक्विपमेंट या फिर मेटल से बने हुए इक्विपमेंट पर ट्रीटमेंट नहीं दूंगा। उनका इस्तेमाल मैं अपने ये मसल्स वाले जगह पे ही करूंगा। इन सबों पे मैं अपने हाथ से ट्रीटमेंट करूंगा, ठीक है। कुछ लोगों ने लिखा है कैसे पता चलेगा कि कौन सी बीमारी या सिम्टम कौन से ऑर्गन्स से रिलेटेड है, तो इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। इन सब क्लास खत्म होने से पहले आप लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे सिस्टम के बारे में, सिम्टम के बारे में बताऊंगा जो बेसिक के लायक होगा। इसके ऊपर अगर किसी को जानकारी लेना होगा तो थोड़ा सा इसको लेवल से 1 से 2, 3 लेवल में आना होगा और उसके लिए आप लोग हमारे साथ बाद में बने रह सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है, मैं बताने जा रहा हूँ कि हम अपने रोगों को कैसे समझेंगे, ये हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में समझ पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारे बीमारी के बारे में पता चलेगा वैसे वैसे हम ट्रीटमेंट ठीक से कर पाएंगे।
लेकिन सबसे पहले हम उसके सिस्टम को समझेंगे कैसे। आपने पूछा है, मैं उसी का जवाब देने जा रहा हूँ। ये नेक्स्ट सेशन मेरा यही था, आपने पहले ही थोड़ा सा पूछ दिया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर सांस लेने की समस्या आ रही है तो सब लोगों को पता चल जाता है कि मुझे लंग्स से संबंधित बीमारी हो रही है। हार्ट में किसी तरह की दर्द हो रहा है, खून का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सर्कुलेशन पूरे बॉडी में एक्टिव करने के लिए हार्ट जिम्मेवार होता है, तो वो समझ में आ जाएगा कि हार्ट से संबंधित बीमारी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में बार बार बीमार पड़ जा रहे हैं, छोटी छोटी बीमारी हो जा रही है, तुरंत दवा खाना पड़ रहा है, दवा ज़्यादा खाना पड़ रहा है, जल्दी ठीक नहीं हो पा रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी है। मेरा स्प्लीन पर ट्रीटमेंट देना है। स्प्लीन का पॉइंट मेरे यहाँ पे है, वो हमने इसे बताया है आपको। इसका प्रोटोकॉल का सारा कॉपी मैं आप लोगों तक पहुँचा दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जिन लोगों को चाहिए। आप, मेरी टीम है, वहाँ पे आप लोगों को सारा व्यवस्था मिलेगी। मैं अभी अपने ऑफिस से बाहर हूँ, दूसरी जगह आया हूँ कुछ अर्जेंट वर्क की वजह से, और यहाँ पे अभी मुझे 2-4 दिन रहना है। प्राइवेटली मुझसे बातचीत होना थोड़ा सा संभव नहीं है, लेकिन 2-3 दिन के बाद से आप लोग मुझसे बातचीत कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे पचने में समस्या आ रही है तो मैं लीवर स्टमक पर ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। किसी को भी अगर यूरिक एसिड वगैरह से समस्या आ रही है तो उसके लिए मैं लीवर पर ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। अगर मुझे कब्ज जैसा शिकार हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो मैं लार्जेंस्टाइन पर ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। तो ये सब समझने की चीज़ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। किसी भी तरह की अगर गाइडेंस की संबंधित ज़रूरत है तो आप लोग व्हाट्सएप पे ले सकते हैं पूरे समय तक, जब तक आप लेना चाहें, नो डाउट मेरी टीम आपको इसकी मदद करेगी। अब आती है कि कभी कभी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, हमारे घर परिवार के लोग बीमार पड़ जाते हैं, और शुरू से ही जब से बीमार पड़े तब से ही वो इलाज करना शुरू करते हैं, अच्छे से अच्छे जांच करवाते हैं, अच्छे से अच्छे दवाइयाँ लेते हैं, इसके बाद भी वो बीमार रहते हैं। और उनकी बीमारी पहले 10% थी, 10% से इलाज करना शुरू किया हूँ, 9% होना चाहिए था, 8% होना चाहिए था, 7% होना चाहिए था, ऐसा कभी भी नहीं होता है। लेकिन 10% से 15% हो जाता है, 20% हो जाता है, 30% हो जाता है, 50% हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि हम अपने पैरों पे ठीक से चल फिर नहीं पाते हैं, बाथरूम नहीं जा पाते हैं, खुद से स्नान नहीं कर पाते हैं, खुद से खड़ा नहीं हो पाते हैं, किसी सहारे की जरूरत होने लगती है। ये स्थिति तब होती है जब हम शुरू से ही अपना इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवा रहे होते हैं, राइट। अब बात आती है कि क्या हम उसी बीमारी को अगर शुरुआती दौर में इस एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति से इलाज करें तो क्या ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और हमें लगातार शुरुआती दौर पर ही ट्रीटमेंट करना शुरू करना होगा। और एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में कुछ साइन होते हैं, अगर उन साइन को हम लोग समझें तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट ढंग से कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी जड़ कहीं पे होता है और उसका फल कहीं पे होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा रोग कहीं पे होता है, और रोग की वजह से जो हमें बीमारी होती है, रोग का जड़ कहीं और होता है और उस जड़ का असर कहीं और होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सबसे पहले जो करना होगा, अपने जड़ को समझना होगा। और जड़ को हम कब समझ पाएंगे? जब आप लोग एक नोट्स तैयार करिएगा। आप लोग जल्दी से नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी जो मैं आप लोगों को नोट्स तैयार कराने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब तक आप साइन को नहीं समझेंगे, उसकी जड़ को नहीं समझेंगे, तब तक आप ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर पाएंगे। मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है? मुझे जरा सा एक बार मैसेज लिख के बताइए। यस, मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है? यस, मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है?
मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है क्या? यस, ओके। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों तक। आप लोगों तक मेरी आवाज जा रही है? यस, जा रही है। स्क्रीन शेयर पहुंच चुका है आप लोगों तक। एक लोग मुझे आवाज अपनी सुनाइए, यस बोलकर। सिर्फ एक ही लोग, कोई भी। आप लोगों तक आवाज आ रही है? अपनी माइक। मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही थी क्या? मैं आप लोगों तक एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मुझे पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों को फिर से ये कोशिश किया है बताने की। अभी आवाज आ रही है मेरी? आप लोग माइक ऑन करके बताइए। आपकी ऑन हो सकती है, मैंने कर दिया। हाँ बताइए एकता जी। आ रही है हाँ, आ रही है। ओके सर ओके आ रही है। अब आ रही है। आ रही है। ओके आ रही है। ओके सर, थैंक यू। आप लोग फिर माइक आवाज कटने लगा। आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए, सारे लोग माइक ऑफ कर नो लीजिए। सर, कोई भी आवाज नहीं आ रही है। आप माइक बंद कर लीजिए। आ रही है। चलिए, ये देखिए हमारे शरीर के पीछे के पार्ट है, सर्वाइकल है, थोरेसिस है, लंबर है। आधे से ज्यादा जो हमारी बीमारी होती है ये रीढ़ की हड्डी के अनबैलेंस होने की वजह से होते हैं, और मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं चल पाता है। इसलिए नहीं पता चल पाता है क्योंकि हमें इस चीज मालूम ही नहीं होता है कि ये बीमारी हमारे रीढ़ के हड्डी के अनबैलेंस होने की वजह से होता है, और जिसका शिकार हम लोग लाजीवन आजीवन हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इसके बारे में समझना है। आज मैं आप लोगों को एक पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, सिर्फ गर्दन के बारे में। तो आप लोग नोट्स तैयार करिए, गर्दन के बारे में समझेंगे कि आखिर गर्दन से संबंधित किसी भी तरह की अगर कोई बीमारी होती है तो मैं उसे कैसे समझूंगा कि वो रीढ़ की हड्डी के सर्वाइकल वाले पार्ट की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले ये समझने के लिए मैं आप लोगों को ये साइन बताना चाहूंगा कि किसी भी तरह की अगर आपके हाथों में कमजोरी हो रही है तो हमें हमारे सर्वाइकल में किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है ये समझना बहुत जरूरी होता है। यानी हमारे हाथों में किसी भी तरह से, पूरे हाथ में, कंधे से लेकर उंगलियों तक अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए हमारा सर्वाइकल जिम्मेवार होता है। रीढ़ की हड्डी के जो 7 हड्डी होते हैं सर्वाइकल के, गर्दन से सटे हुए 7 डिशेज होते हैं जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है आप लोगों को, ये परेशान करते हैं हमें हमारे हाथों की समस्या के लिए। दूसरी चीज है कि अगर हमारे हाथों में सूनापन आ जाए, झुनझुनी आने लगे, हाथ उठाने में दिक्कत हो रहे हैं, हाथ झुकाने में दिक्कत हो रही है, गर्दन से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी, गर्दन झुकाने में समस्या आ रही है, गर्दन को नीचे करने में, ऊपर करने में चक्कर जैसा फील हो रहा है, चक्कर आ जा रहा है, यादाश्त की संबंधित बीमारी,
किसी को भी माइग्रेन से संबंधित बीमारी, ये सारी बीमारी हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के वजह से होते हैं और इसके लिए सर्वाइकल ही हमारे लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार होता है और सर्वाइकल का ट्रीटमेंट हमें इसके लिए करना होता है। लेकिन बहुत से लोग हाथों का इलाज करते हैं। अब आप बताइए कि अगर गर्दन में समस्या होगी और इलाज में अगर हाथ का करूंगा तो क्या मेरी हाथ का इलाज ठीक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि लोग डॉक्टर से डॉक्टर बदलते रहते हैं और हमारी समस्या ठीक नहीं हो पाती है। इसके लिए हमें अपने पूरे सर्वाइकल की इलाज करनी होगी और सर्वाइकल के इलाज करने के लिए कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। बहुत से लोगों को कान से संबंधित आवाज नहीं आनी चाहिए बिना मतलब का, नहीं तो रिमूव कर दिए जाएंगे। ध्यान दीजिए सर, अपनी माइक को म्यूट करके रखेंगे हमेशा। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। आवाज ठीक से नहीं आ रही है। नहीं, ठीक से आवाज नहीं आ रही है। आएगी आएगी, अभी मैं चुप था इसलिए नहीं आ रही है। आप अपना माइक तो बंद कर लीजिए प्लीज। आप अपनी माइक बंद कीजिए और वीडियो बंद कीजिए। अपनी माइक और वीडियो बंद कीजिए सारे लोग। মাইক আর ভিডিও বন্ধ করতে বলছে। এটা বন্ধ করে দিতে বলছে মাইকটা। आप लोगों को अपनी माइक बंद कर दीजिए और वीडियो भी बंद कर लीजिए ताकि आराम हो बात करने में। आप लोगों की वजह से भी कभी कभी आवाज़ें कटती हैं। आप लोगों को इसलिए बताया जाता है कि अपनी माइक को और अपनी वीडियो को बंद रखिए। जब तक बंद नहीं रखिएगा तब तक आप लोगों तक आवाज़ ठीक से नहीं जाएगी। ठीक है, अपनी माइक और अपनी वीडियो बंद कीजिए। अपनी वीडियो बंद कीजिए।